Good morning, good afternoon, good evening. Guys, Kevin sir, back from Personal Tutor. Standard 9th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन. टॉपिक इज द सिविल वॉर. इससे पहले अब ये सिविल वॉर की नौबत रशिया में कैसे आ गई दोस्तों, जानने के लिए प्लीज हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखिए. सो यू विल कम टू नो अबाउट स्टेप वाइज द थिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड. बोल्शेविक्स ने जब लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर करा था, मतलब जो पेजेंट्स को कहा गया था कि अब तुम ले सकते हो, जो कैपिटलिस्ट हैं उनकी लैंड आप ले सकते हो, ये ऑर्डर ओपन दे दिया था. रशियन आर्मी ब्रेकअप होने लगी. क्यों? अब ये कनेक्शन था दोस्तों, क्योंकि सोल्जर्स ज्यादातर बिलोंग करते थे पेजेंट्री को, पेजेंट बैकग्राउंड को बिलोंग करते थे, और इनको भी अब लगने लगा कि यार ये तो एक अच्छा मौका है, हमको अब वापस जाके हमारी फैमिली, हमारी जमीन अचीव करना है. दे स्टार्टेड टू डिजर्ट, मतलब सेना छोड़ के भागने लगे. नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट भी थे उस वक्त. लिबरल्स और ऑटोक्रेसी को सपोर्ट करने वाले लोगों ने ये बोल्शेविक अपराइजिंग जो थी ना, इसको कंडेम करा कि यार ये क्या कर रहे हो तुम. इनके लीडर्स साउथ रशिया की तरफ जाते हैं और ट्रूप्स को ऑर्गेनाइज करते हैं फाइट करने के लिए बोल्शेविक्स से, जिन्हें द रेड्स भी कहा जाता था. 1918 और 1919 के वक्त में ग्रीन्स जो कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे और वाइट्स जो कि जार सपोर्टर्स थे, ये मेजर रशियन एम्पायर को कंट्रोल करते थे. रेड्स काफी बाद में आए, बोल्शेविक्स. मैं बात कर रहा हूं ग्रीन्स की, जो कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे, द ग्रीन्स. रेड्स में आते हैं बोल्शेविक्स एंड वाइट्स में हैं आपके प्रोजारिस्ट. अब ये सारी मेजर जो कंट्रोल था 1819 तक, वो था वाइट्स और ग्रीन्स के हाथों. बोल्शेविक से लड़ने के लिए ट्रूप्स भेजते हैं नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, जैसे कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज और प्रोजारिस्ट, ये लोग भेजते हैं ट्रूप्स बोल्शेविक से लड़ने के लिए. इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? नॉन बोल्शेविक्स और सोशलिस्ट को, नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट को और प्रोजारिस्ट को. इनको सपोर्ट कर रहा था फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन एंड जापान. ये तो बड़ी कम कंट्रीज हो गई है दोस्तों. यहाँ पे अगर हम बात करें तो दीज आर सम ऑफ द कंट्रीज दैट आर राइट नाउ इन द सिक्योरिटी काउंसिल. अब ये जो फोर्सेस थे, ये वो ताकतें थी जो रशिया में सोशलिज्म शुरू होने के कारण थोड़ा सा कांप उठी थी. यार ये क्या हो रहा है, कैपिटलिज्म का अंत दिख रहा है. ये तो पेजेंट और वर्कर्स को पावर दे दी, क्या होगा लैंडलॉर्ड्स का? वही हुआ यहां. अब ये जो फाइटिंग चली थी ना बोल्शेविक्स और ट्रूप्स के बीच में, इससे रशिया में एक सिविल वॉर शुरू हो गया. लूट, डकैती, अकाल, खाने की कमी, ये सब चीजें कॉमन हो गई थी रशिया में. चीजें, टाइम सच में खराब हो गया था. प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो सपोर्टर्स थे, जो वाइट्स वाले थे, उन्होंने तो बहुत सारे हार्श मेजर्स उठाए. जिन पेजेंट्स ने जमीनें ले ली थी, उनसे वापस जमीन छीनने के लिए ये लोग बहुत ही ज्यादा रफ वे में हार्श मेजर्स उठा रहे थे. अब इससे हुआ ये ना कि देखो, आप वापस जमीन ले रहे हो, पेजेंट को बोल्शेविक लोगों ने जमीन दी है, लेनिन की पार्टी से आपको सपोर्ट मिल गया है, ज़मीन ले सकते हो. नॉन बोल्शेविक आ रहे हैं, प्रोजारिस्ट आ रहे हैं, ये लोग वापस ले रहे हैं, छीन रहे हैं, क्यों कर रहे हो ऐसा, और सजा भी दे रहे हैं. तो इससे उन्हीं का सपोर्ट, उन्हीं का जो एक तरीके का उनका एक पॉपुलराइजेशन था, वो कम हो गया. जनवरी 1920 आते आते बोल्शेविक्स ने रशियन एम्पायर जो था, पहले जिसे रशियन एम्पायर कहते थे, उसका मेजॉरिटी एरिया कंट्रोल में ले लिया था. और ये कैसे हो पाया? क्योंकि
बोल्शविक्स को सपोर्ट काफ़ी सारी दूसरी कम्युनिटीज से भी था, जैसे कि कुछ नॉन रशियन नेशनैलिटीज थी जो कि इनका सपोर्ट कर रही थी, कुछ कंट्रीज थी। देन मुस्लिम जदीदिस्ट जो थे, ये लोग भी जो नए आइडियोलॉजी चाहते थे अपने धर्म में और एक तरीके से रिफॉर्मेशन चाहते थे, उनका भी सपोर्ट था। अब ये जो कॉपरेशन था ना कि भाई इस तरीके से हम कर सकते हैं, ये ज़्यादा दिन चला नहीं था। क्यों? क्योंकि कुछ रशियन कॉलोनिस्ट भी यहां पर बोल्शेविक बन गए थे। खीवा सेंट्रल एशिया में अब देखो, ये रशियन कॉलोनिस्ट जो बाहर गए बोल्शेविक बन गए, ठीक है, प्रोबेबली फॉर अ रीजन कि उनको भैया कैपिटलिस्ट बन के उनको लूटा नहीं जाए, उनकी ज़मीनें नहीं चली जाए। लेकिन क्या हुआ था, खीवा में सेंट्रल एशिया में बोल्शेविक कॉलोनिस्ट जो थे, उन्होंने लोकल नेशनलिस्ट जो थे उनको बहुत बुरी तरीके से मैसेकर करा। किस नाम पे? हम सोशलिज्म को डिफेंड कर रहे हैं। दिस वाज अगेंस्ट व्हाट लेनिन वाज थिंकिंग। मतलब हम जानते हैं ना, 10th-11th स्टैंडर्ड में है नेशनलिज्म इन इंडिया, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कुछ लोग कुछ एग्रेसिव मेजर्स ले लेते हैं और बिल फटता था महात्मा गांधी के नाम। इन द सेम वे दिस वाज हैपनिंग। सोशलिज्म के नाम पे आप किल कर रहे हो, हमको ये सपोर्ट लेना, हमको जमीन लेना है, वो सब करना, आप किल कर रहे हो। दैट वाज रॉन्ग। इससे हुआ ये कि बहुत सारे लोग ये कंफ्यूजन पार रहे थे कि भैया बोल्शेविक गवर्नमेंट एक्चुअली चाह क्या रही है। इसको थोड़ा सा चीजों को मेंड करने के लिए क्या करा था, नॉन रशियन नेशनैलिटीज जो थी उनको सोवियत यूनियन यूएसएसआर जब बना था तो थोड़ी सी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी गई थी कि आप लोग भैया थोड़ा सा आप बोल्शेविक बन के मत रहो, आप लोग अपनी एक पार्टी बना के रहो, आपको एक हम थोड़ा सा ऑटोनॉमी देंगे, लेकिन आप आओगे यूएसएसआर के अंडर ही। फॉर एग्जाम्पल कंट्रीज लाइक जॉर्जिया, आर्मेनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, देन कम्स योर यूक्रेन एंड सो मेनी कंट्रीज, Kazakhstan, Tajikistan, and all these countries, they were like all given their own autonomy. अब ये बोल्शेविक ने जो रशियन एम्पायर से जो यूएसएसआर सोवियत यूनियन जो बनाया था ना, वो बनाया था दिसंबर 1922 में। लेकिन इसमें हुआ ये था कि इसमें बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज थी जो कि उन लोकल गवर्नमेंट्स को, उन स्टेट्स के गवर्नमेंट्स को जो ऑटोनॉमी दी थी, उसके अंदर भी कुछ ऐसी बातें थी जो उन स्टेट के लोगों को हजम नहीं हो रही थी। मतलब दे वर नॉट रेडी फॉर दैट। जैसे कि नोमैडिज्म का डिस्करेजमेंट था, बिकॉज व्हाट दे वांटेड वाज, दे वांटेड देम टू बिकम कम्युनिस्ट, दे वांटेड देम टू एक्सेप्ट एन आइडियोलॉजी, दे वांटेड देम टू गो अहेड एंड कम इनटू फैक्ट्री कल्चर। नोमैडिक्स को वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। बस यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी कि ये जो दूसरी नेशनैलिटीज़ को पूरा विन करने की जो बात चल रही थी ना, वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। सो नाउ यू नो हाउ रशिया वेंट अहेड एंड टुक ऑल दोज नेशनैलिटीज अमंग देम। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो नेशनैलिटीज़ अपनी एक आइडेंटिटी रख रही थी। सो गाइस, हियर द टॉपिक एंड्स। आई होप यू आर थ्रू विद इट। फिर भी अगर कोई डाउट्स रह जाते तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स से उस पर कमेंट करना। आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग यू। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।